स्वागत है आपका। आज आप चौंकने वाले हैं क्योंकि छोटा सा वीडियो है और इसमें इस चैप्टर का सारा बिल्कुल सब का सब ऑब्जेक्टिव जितना भी हो सकता है सब है इसी वीडियो में। और आपको मैं समझाया भी हूं और याद भी समझिए आपको ज्यादातर हो जाएगा। बेहतरीन वीडियो है, अंत तक बने रहिए। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? मरीज का मतलब होता है रोगी, यानी यहाँ पे बुराई किया गया है किसका? तुर्की को, तुर्की का। ठीक है, तुर्की एक देश है। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन देखिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। ये फ्रांस का कौन था? शासक था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो आपको एकदम याद रखना है कि एक क्रांति से शुरू हुआ था सब चीज, इसलिए आप लोगों को पढ़ाया भी जाता है एक ही क्रांति को, और वो है फ्रांस की क्रांति। वरना इस चैप्टर का क्या महत्व है पढ़ाने का? ये तो कोई युद्ध भी नहीं था, जैसे प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, इस तरह का कोई युद्ध भी नहीं था। तो फ्रांस की क्रांति ये आपका हो जाएगा। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1804। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो आप सबको पता है पेशे से क्या था? नाविक था। और ये बहुत पैसा कमाया था, तो सब पैसा ये लगा देता है किसमें? इटली के एकीकरण में। अगला प्रश्न है, इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो देखिए ऑप्शन पढ़िए, तो आपको पता होना चाहिए। एशिया तो होगा नहीं, ये वेस्टर्न कंट्री है, तो यूरोप ही होगा। तो यूरोप ये रहा अपना ऑप्शन बी। ठीक है, जो भी तो गोरा गोरा जो होता है अंग्रेज क्रिश्चियन लोग का, वो सब वेस्ट में है, तो वेस्टर्न कंट्री यूरोप सभी होगा। ठीक है। 1829 में एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई? तो आपको याद रखना है, ये संधि संधि हमेशा दो देश के साथ होता है, तब एक देश अकेला तो रहेगा नहीं, इसमें एक ही उत्तर होगा। वो उत्तर पहले सुन लीजिए, ये हुआ था तुर्की के बीच। ठीक है, और ये यूनान को स्वतंत्र करने के लिए हुआ। ठीक है, क्योंकि यूनान तुर्की के अधीन था, तो एक तरफ तुर्की और दूसरी तरफ रूस। ठीक है, रूस सहायता कर रहा था यूनान का स्वतंत्र होने में। और यूनान फाइनली कब स्वतंत्र होता है? 1832 में। और ये 29 में हुआ यह संधि, तो लगभग समझिए इसके बाद ही हो गया स्वतंत्र यूनान। और यूनान किसके अंतर्गत अधीन था? तो तुर्की के अधीन था, जो कि ऑटोमन साम्राज्य था। ठीक है, तो ये सब पढ़े होंगे आप चैप्टर में। अगला, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, ये आपको बताना है। तो फ्रैंकफर्ट की संधि आपको जानना चाहिए कि किस देश के बीच हुआ। तो ये फ्रांस और जर्मनी के बीच हुआ था, और ये 1870 में हुआ था। और इसके बाद ही जर्मनी का एकीकरण हो गया 1871 में। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से 1870 हो जाएगा। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के युद्ध निम्नलिखित में से कौन था? तो यहाँ पे इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध, तो एकीकरण के विरुद्ध कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। तो ये रहा अपना ऑस्ट्रिया। और यह प्रश्न देखिए, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो ये भी आपको रट गया होगा, तो ये प्रधानमंत्री के पद पर। ठीक है। फ्रांस में किस शासन की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई? तो बुर्बो वंश की। ठीक है। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूनान का। ठीक है, यूनान का जो इतिहास है वो बहुत ही ज्यादा समृद्ध है। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो ये आपको बताने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो बताइए। तो लाल नहीं, लाल सेना अलग चीज है। ठीक है, तो कार्बोनरी हो जाएगा इसका। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ये आपको बताना है। जर्मन राइन, तो इसका हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। यहाँ पे प्रश्न रिपीट भी होगा बहुत सारा, इससे आप ही का फायदा है, आपका अच्छे से याद हो जाएगा। एकदम आंख कान खोल के रहिए और एकदम ध्यान देते रहिए, ताकि आप सही जवाब दे सकें। और मेरे जवाब देने से पहले आप अपना जवाब तैयार रखिए। और जालवेरिन एक संस्था थी, तो किस चीज की संस्था थी ये? व्यापारियों की। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो ये आपको बताना है, बिस्मार्क ने। और किस चीज के लिए किया? जर्मनी के एकीकरण के लिए। चलिए अगला बताइए, यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? तो पीछे मैं लिख कर बताया था इसी प्रश्न को, तो अगर आप ध्यान से सुने होंगे और याद करने का कोशिश कर रहे हैं वीडियो में ही, तो आप बताइए, अंदाजा लगाइए कम से कम, इसलिए तो आसानी से याद नहीं होता है फिर भी, तो बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1832 में। ठीक है, एड्रियानोपोल की संधि के बाद। जो एड्रियानोपोल वाला जो प्रश्न था उसमें बताए थे। फ्रांस की किस संस्था ने लुई 16वें और उसकी रानी को फांसी की सजा दे दी? तो ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कन्वेंशन में। ठीक है, ये फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? ये 1789 में, यानी 1789 में हुआ था। और इसमें लुई 16वां को फांसी या गुलोटिन पे चढ़ा दिया गया। 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो इसका हुआ था संवैधानिक राजतंत्र।
ठीक है। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय हुआ, अभी बताए थे, तो बताइए। तो एड्रियानोपोल की संधि द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो ये सीडान के युद्ध के बाद, जो कि हुआ था किसके साथ, ये आप बताइए। तो ये हुआ था फ्रांस के साथ। 3 महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा जाता है, ये आपको याद रखना है। आप लिख लीजिए अगर आपको अभी तक इसमें है। तो पहला तो हुआ था डेनमार्क के साथ युद्ध, जो कि 1864 में हुआ था। उसके बाद 1860 में हुआ था युद्ध, जो कि ऑस्ट्रिया के साथ हुआ था। ये 7 हफ्तों में ये युद्ध खत्म हो गया। और लास्ट में हुआ था फाइनली ये वाला युद्ध, सीडान का युद्ध, जो कि 1870 में हुआ और 71 में जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया। तो इस तरह से ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगला प्रश्न, वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किसने किया? तो मेटरनिक ने किया। ठीक है। मेटरनिक कौन था? ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था। अगला प्रश्न है, फ्रांस में नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ? तो ये हो जाएगा 1804 में। अगला प्रश्न, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो राइन राज्य संघ की स्थापना की। अगला प्रश्न, वियना सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1815। अगला है, बूर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? ये आपको बताना है, बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रांस। और ये फ्रांस की क्रांति में लुई 16वां बूर्बो राजवंश का ही था। ठीक है, जिसको कि बाद में मार दिया गया क्रांति के बाद, और फिर से बाद में इस वंश की स्थापना हो जाती है। अगला प्रश्न है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच बीच कहाँ युद्ध हुआ था? निर्णायक युद्ध जो था वो अपना सेडान के युद्ध का युद्ध है। तो ये हो जाएगा इसका सेडान। ठीक है। अगला प्रश्न, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो फ्रांस की क्रांति। ठीक है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। मेटरनिक कौन था? तो ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था। अगला प्रश्न, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो ये यूनान को कहा जाता है। पहले बता दें, यूनान का सभ्यता बहुत ही ज्यादा समृद्ध है। ठीक है, इसका सभ्यता संस्कृति बहुत बढ़िया, तो यूनान हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, वर्साई की संधि कब हुई थी? तो ये आपको बताना है। तो 1919 में हुआ था। 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ, और 1918 के बाद 1919 में ये वर्साई की संधि हुई, जिसमें जर्मनी के ऊपर जबरदस्ती इसको थोपा गया था, और यही चीज द्वितीय विश्व युद्ध का महत्वपूर्ण कारण बन गया। इसलिए कहा जाता है कि वर्साई की संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध का बीज था। तो ये बहुत ही बेकार संधि था जर्मनी के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी 1919। ये पढ़े होंगे आप कक्षा 9 में। तो इस चैप्टर में क्योंकि राष्ट्रवाद का बात किया गया है, तो इसमें हर तरह से चीजों को लिया गया है। मेटरनिक क्या था? तो ये एक प्रतिक्रियावादी था। मतलब ये लिबरल नहीं था, ये मतलब कैसे बोल सकते हैं प्रतिक्रियावादी को, मतलब ये कड़क था एकदम। ठीक है। मेटरनिक का पतन कब हुआ? तो ये हुआ था 1848 में, 1948 नहीं। ठीक है, ये क्या लिखना है आपको, 1848। 1900 से कुछ नहीं होगा, ये तो नजदीक का बात है ना, 1848 होगा इसका उत्तर। ठीक है, सब जगह 19 गलती से हो गया है। अगला प्रश्न, इटली के एकीकरण में तलवार कौन था? तो तलवार गैरीबाल्डी था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आपको गैरीबाल्डी से बाल्टी याद कर लीजिए कि बाल्टी में तलवार रखा हुआ है, आप ऐसे सोच लीजिए और इसको याद कर लीजिए किसी भी तरह से। अगला, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? तो ये आपको एकदम याद रखना है, ये हो जाएगा ऑस्ट्रिया। ठीक है, और प्रसा प्रसा के नेतृत्व में ही हुआ था। तो प्रसा तो हो नहीं सकता, इंग्लैंड नहीं होगा, रूस नहीं होगा, ऑस्ट्रिया होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, मेटरनिक व्यवस्था का क्या उद्देश्य था? इसको पढ़िए और बताइए। तो बिल्कुल सही, इसका होगा पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना। ठीक है। किसने कहा था जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है? तो ये कहा था मेटरनिक ने। ठीक है। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? तो ये बहुत आसान है, 5 कोड थे। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और याद कर लीजिएगा सबको। अगला प्रश्न देखिए, रोमान, बहुत सारा प्रश्न है इसलिए थोड़ा जल्दी भी बीच बीच में जल्दी करने लगते हैं, क्योंकि सब कुछ अगर बताने लगेंगे तो बहुत लंबा खिंच जाएगा। रोमानीवाद क्या था? तो ये एक सांस्कृतिक आंदोलन था, ये समझिए, क्योंकि ये समझने वाला चीज है। जो याद करने वाला है उसको तो याद ही करना पड़ेगा। रोमानीवाद का मतलब क्या होता है ये समझिए। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं रोमांटिसिज्म, लेकिन इसका रोमांस से कोई लेना देना नहीं है, ये अलग चीज है। इसका मतलब होता है एक सांस्कृतिक आंदोलन, यानी देश में राष्ट्रवाद को बढ़ाने के लिए एक संस्कृति का सहारा जब लिया गया था, तो उसी को क्या नाम दे दिया गया? रोमानीवाद। ठीक है, जो कल्चर को लेके और उसी को देश के हित के लिए उपयोग करा गया, तो वही था रोमानीवाद। इस प्रश्न को देखिए, किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप का समस्या बना दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, काउंट कावोर। ठीक है। अगला प्रश्न है, फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था की गठन किसने किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा मेजनी ने, यानी डी।
अगला प्रश्न है, विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? तो ये आपको बताना, ये जर्मनी का था। ऑप्शन गलत दिया हुआ है, एक भी सही नहीं है, जर्मनी होगा। जर्मनी का पहला शासक कौन बनता है? विलियम प्रथम, एकीकरण के बाद। सल्बराइन की स्थापना किस राज्य ने की? ये आपको बताना है। तो ये प्रशान है। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया? ये आपको बताना है। तो सेडान का युद्ध, ठीक है, लास्ट ऑप्शन सेडान का युद्ध, ठीक है। प्रसा डेनमार्क का युद्ध भी होता है, लेकिन ये सेडान का युद्ध अंतिम है, इसके बाद हो जाता है एकीकरण और विलियम प्रथम उसका बन जाता है राजा। फटाफट बताइए जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हो गया? तो 1871, आपको याद हो गया होगा वीडियो में ही बहुत सारा चीज। अगला प्रश्न है, हिगेल कौन था? तो ये एक दार्शनिक था और जर्मनी का दार्शनिक था, ठीक है। अगला प्रश्न, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ? तो यही निर्णायक युद्ध के बारे में बोला गया है, तो ये हो जाएगा सेडान का युद्ध। चलिए, इसी के साथ हो गया ये खत्म, ये चैप्टर पूरे, इससे ज्यादा कुछ नहीं आ सकता है इस चैप्टर से। तो बेहतरीन है, सबको आप याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, तो एग्जाम में आपका बेहतरीन अंक आएगा और इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। और सब्जेक्टिव के लिए आप ये सब वीडियो देख सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक खोज सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में जाइए, बेहतरीन आपको मिल जाएगा सब्जेक्टिव भी, और हर सब्जेक्ट का बहुत कुछ मिलेगा इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर डालिए।